Imagine tomorrow morning the CM of Tamil Nadu calls a press conference. He walks up to a podium and says, "From today, Tamil Nadu is leaving India." Can he actually do that? As law students, let us dissect this question. Can Tamil Nadu become an independent country? Or Maharashtra? Or Punjab? Or Kerala? Suppose tomorrow Delhi comes and says that they want to create own country of their own. Can they do this? Most of us are probably smiling and thinking, obviously not. But now comes the dangerous question. Why not? What is exactly stopping them? Is it the parliament? Is it the Supreme Court? Or is it the constitution? Today, we are going to solve the biggest myths in constitutional law, the structure of the Indian uh, country, which is the federal structure of India. Many people, classify India as a federal country. Some call it a unitary state. But is it so? Or have we really been taught only one side or one picture of the story? Welcome to this lecture of the nature of Indian federalism. ये बहुत ही important आपका क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। इसका अक्सर 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और आइए इस क्वेश्चन को आज डाइसेक्ट करते हैं हम साथ में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी लेक्चर की तरफ। दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। आज के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आपको दिखाता चलता हूँ इस लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले। लेट मी जस्ट शो यू अ लिटिल साइनॉप्सिस ऑफ आवर लेक्चर। ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसकी, फिर वील मूव ऑन टू द एसेंशियल फीचर्स। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दिस इज अ थ्योरी लेडन क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ द अर्लियर क्वेश्चंस वी हैव डील्ट विद, जिसमें आप किसी एक आर्टिकल को या दो आर्टिकल को इन डेप्थ बहुत ज़्यादा डाइसेक्ट कर रहे थे। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इंडिया के पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को, राइट? तो वो हमारी जो भी आर्ग्यूमेंट हम क्वेश्चन के आंसर में लिखने जा रहे हैं, to substantiate it with logic and reason, we have to have multi-dimensional knowledge. तो इसी तरह से आप देख पा रहे हो किस तरह से मल्टीपल आपको यहाँ पे जो है आर्टिकल्स का मेंशन देखने को मिलेगा। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ केस लॉज। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इफ़ यू आर स्टडिंग लॉ, तो मार्क्स लेने की सबसे इजी और ज़रूरी टैक्टिक है टू गो टू द केस लॉज। तो हम केस लॉज को पढ़ेंगे। उसके बाद डॉक्ट्रिन्स को पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन्स को इन डेप्थ में हम और आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, टेरिटोरियल नेक्सस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इनका एक जिस्ट हम जो है इस वीडियो में कैप्चर करेंगे, लेकिन इन पे अपने डिफरेंट क्वेश्चंस खुद के जो है 10-10 20-20 नंबर के बनते हैं, तो उनको हम बाद वाली वीडियोस में डील करेंगे। फिर कंटेम्प्रेरी क्रिटिक एंड डेवलपमेंट, अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है। अगेन आपको अगर हाई स्कोरिंग आंसर्स लिखने हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप केवल केस लॉ और केवल आर्टिकल के जो है एसेंशियल्स देखने की बजाय उसमें थोड़ा सा क्रिटिक भी डालें। ठीक है, अभी क्रिटिक कहाँ से स्टेम कर सकता है? कुछ सोर्सेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्रैकेट में, यूनिटरी बायस, कमीशंस के नाम, फिर गवर्नर का रूल एट्सेट्रा। ठीक है, और सजेशंस और रिकमेंडेशंस। और फाइनली वील ऐड अ कंक्लूजन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के एग्जाम में पर्टिकुलरली आई वुड रिकमेंड कि आप कंक्लूजन ज़रूर एक जो है पैराग्राफ बना के लिख कर आएँ, क्योंकि इट विल रियली हेल्प यू फेच दोज मार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले लेट अस क्विकली गो थ्रू द PYQs। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। 2023 में आप देख पा रहे हैं 20 नंबर का क्वेश्चन आया SR बोमई केस के ऊपर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे SR बोमई केस से डायरेक्टली जो है क्वेश्चन उठकर यहाँ पर आया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2022 में भी 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें हम देख पा रहे हैं पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल एज ए यूनियन, सैटेलाइट्स नॉर एजेंट्स ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, नाइदर सैटेलाइट्स नॉर एजेंट्स, ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो लाइन है एक्चुअल में ये SR बोमई केस की ही कोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशन के साथ दिया हुआ है 2023 में, यहाँ पे कोटेशन के बिना दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी कुछ की लाइंस हैं जो आपको पढ़कर जो है माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि कौन से केस की लाइन है। ठीक है, जब हम SR बोमई की बात करते हैं, जब हम केशवानंदा भारती की बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा लैंडमार्क केसेस की लिस्ट में शुमार है।
तो इनके बारे में जब भी कोई ऐसी फेमस कोटेशन आती है तो आपके माइंड में एक पिक्चर स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये कौन सा केस हो सकता है। ठीक है, जहाँ भी सैटेलाइट यूनिट्स की बात आ रही है, जहाँ भी देखिए नाइदर सैटेलाइट्स नॉर एजेंट्स ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो एक फेडरल पावर जो है ज़्यादा दी जा रही है स्टेट्स को, छोटे यूनिट्स को। ठीक है, in the light of above statement discuss the federal structure of the constitution with the help of case laws। again यहाँ पे discuss the federal structure is the demand of the question। तो यहाँ पे भी एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, ठीक है, उसको हम बनाएंगे और केसेस पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। फिर 10 मार्क्स का 2019 में भी आया हुआ है, यहाँ पे फेडरल मॉडल इज एन एसिमेट्रिकल मॉडल। ठीक है, एसिमेट्रिकल मॉडल का मतलब क्या है, ये भी हम आगे इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और इस पर कॉमेंट करने को हमें कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्कस करने को कहा गया 20 नंबर में कि आर द स्टेट्स रिगार्डेड यू नो कैन दे बी सॉवरन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे और 2017 में भी 10 नंबर का आप देख पा रहे हैं। तो ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ही हाई है। तो अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। ठीक है, नाउ लेट अस स्ट्रेटली मूव फॉरवर्ड टू द मेन सब्सटेंस, किस तरह से हमें इसको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। सबसे पहले फेडरलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ठीक है, मीनिंग कोवेनेंट। तो फेडरलिज्म जो वर्ड है वो आता है फोर्डस से, और इस वर्ड का मीनिंग होता है कोवेनेंट। ठीक है, दिस इज अ लैटिन टर्म। It refers to a constitutional arrangement whereby power is divided between a central authority and regional units। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी हो गई हमारी यूनियन गवर्नमेंट, और उसके अंदर फिर कई स्टेट्स आ गई, स्टेट्स ABCD एटसेट्रा। ठीक है, अब केसी वियरे, अ फेमस स्कॉलर, ठीक है, ही फेमसली रिमार्क्ड दैट फेडरल गवर्नमेंट as one in which powers of the government are divided between coordinate and independent authorities। ठीक है, ये नाम आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इंडिया को क्वाज़ी फेडरल जब कहा गया था, क्वाज़ी फेडरल, तो वो भी फेमसली इन्हीं ने कहा था। ठीक है, तो आप इनको कोट कर सकते हैं, इसीलिए इनकी एक और कोटेशन को यहाँ पर इंट्रोडक्शन में भी यूज़ किया, ताकि वो एक नेम जो है आप याद करके अगर आप रिपीट कर पाते हैं एग्जाम में तो वो काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। ठीक है, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्शियसली अवॉइडेड द वर्ड फेडरेशन। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रेफर किया गया फेडरेशन के ऊपर, हमारे आर्टिकल 1 में। ठीक है, सिग्निफाइंग एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन एंड डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या है, हमने पिछले लेक्चर्स में जैसे कवर किया कि कैसे सेंटर के पास ये सुप्रीम अथॉरिटी और पावर है कि वो स्टेट्स की बाउंड्री को रीड्रॉ कर पाए, राइट, और स्टेट्स का केवल उसमें से इतना ही है कि वो एक रेजोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, उनके ओपिनियन जाहिर कर सकते हैं, लेकिन वो एक बाइंडिंग ओपिनियन नहीं होगा, जैसा हमने आंध्र प्रदेश के केस में देखा था, राइट। तो ये करने के पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का, हमें उसको उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से समझना होगा। डी बासु अपनी किताब में इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट जो था फॉर प्रेफरिंग यूनियन ऑफ स्टेट्स ओवर फेडरेशन was because India was going through partition at that time। और जो जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज थी, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको जब जोड़ने की बात आई, सो वी नीडेड अ स्ट्रॉन्गर यूनियन टू डील विद दैट। और इसी को माइंड में रखते हुए तब के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने ये सोचा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली ये हेल्ड किया कि ये प्योरली फेडरल भी नहीं है और प्योरली यूनिटरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारी स्टेट को पावर दे रखी है अपने अपने डोमेन में, जहाँ स्टेट लॉ बना सकता है। ठीक है, और वहीं कई डोमेन्स में पार्लियामेंट को, सेंटर को इतनी पावर दी हुई है जहाँ पे पार्लियामेंट की अथॉरिटी चलती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर विद प्रोनाउंस सेंट्रलाइजिंग टिल्ट। ठीक है, सेंट्रलाइजिंग टिल्ट है, सेंटर के पास ज़्यादा जो है पावर्स हमें देखने को मिलती है। येट SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 ने क्लैरिफाई किया, स्टेट आल्सो possess an independent constitutional existence and are not the agents of the center। इस बात को हमें समझना होगा कि स्टेट के पास जो पावर है
हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते. इंडियन फेडरलिज्म इज द अ यूनिक ब्लेंड balancing unity and diversity. Finally, this includes not just states and unions, but also grassroots institutions like Panchayat and the urban local bodies. 73rd and the 74th Constitutional Amendment Acts, जिनसे जो है और टर्शरी लेवल पे गवर्नमेंट आई, वो इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर डिस्क्राइब करते हैं. तो एक तरह से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम जो है बिना इस कॉन्टेक्स्ट के नहीं समझ सकते. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन दोनों चीज़ों को भी रिलेट करना. ठीक है. तो वंस यू हैव गिवन अ जिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इंडिया हैज, ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म जैसे आप देख पा रहे हैं इज द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग. नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. ठीक है. तो एसेंशियल फीचर्स जब आप लिख जा रहे हो तो कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को अच्छे से याद कर जाना. ठीक है. अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करते हैं, एग्जाम में लेकर जाते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट. नहीं तो आप जो भी पेन से लिख रहे हैं आप खुला खुला लिखें और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन ज़रूर कर दें. ठीक है. क्योंकि एग्जामिनर वाइल चेकिंग योर कॉपी विल नॉट गिव मच टाइम टू योर आंसर. ठीक है. यू हैव टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स द कीवर्ड्स. यू हैव टू शो देम दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द टॉपिक. तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हम देखेंगे. एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, कुछ क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं जो, और कुछ हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशंस भी हैं. ठीक है. वो हम डिस्कस करेंगे अभी. एक रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. explicitly allocates powers making amendments a complex procedure requiring special procedures. ठीक है. आर्टिकल 368 क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ही जब अमेंड करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, और उस प्रोसीजर को भी हम आगे पढ़ेंगे एक क्वेश्चन में. लेकिन हमें समझना होगा कि वो एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है. ठीक है. तो उसको बहुत इजी नहीं बनाया गया, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल. इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिटन एंड रिजिड रूल्स, ताकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज होंगे तो फिर एक अनसर्टेनिटी रहेगी. लेकिन क्योंकि एक रिजिड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक सर्टेनिटी है पॉलिसी में, रूल्स में. ठीक है. तो ये एक एसेंशियल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर डिवीजन ऑफ पावर्स, ये अगला कीवर्ड है. इट इज अचीव थ्रू द सेवेंथ शेड्यूल. अब सेवेंथ शेड्यूल क्या है, अगेन दोबारा हम शेड्यूल्स की लिस्ट पर अगर जाएं तो हमने कैसे याद किए थे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. इसमें सेवेंथ पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7. फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की जब बात होती है तो लिस्ट्स आती हैं. ठीक है. अब लिस्ट कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की लिस्ट होती है. ठीक है. पहली होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, और तीसरी होती है स्टेट लिस्ट. ठीक है. तो जैसे कि सेवेंथ शेड्यूल में, क्योंकि पावर डिवाइडेड है, क्योंकि सेवेंथ शेड्यूल में पावर डिवाइडेड है, ये हमें दिखाते हैं दिस डिवीजन ऑफ पावर कैटेगराइजेस इनटू यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट and conclusively determines their legislative competence. किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर है रिस्पेक्टिव यूनिट्स के पास, वो यहाँ पे जो है डिफाइन है. फिर डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज मार्क्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स ईच ऑपरेटिंग इन देयर डेजिग्नेटेड स्फीयर्स विद क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ये अगला कीवर्ड है. दिस इज फाउंडेशन. ठीक है. कोई भी यूनियन या स्टेट जो है वो सुपीरियर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. ठीक है. बोथ यूनियन एंड स्टेट आर subordinate टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे फैसिलिटेट इन द चेक्स एंड बैलेंसेस. फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ऑल्सो एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इसके आर्टिकल्स भी आप देख पा रहे हैं. आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट की रिट्स, एंड 131 में अगेन सुप्रीम कोर्ट की पावर. This is empowered to adjudicate disputes, ensuring that federal equilibrium through judicial review. फाइनली मल्टी टेयर्ड गवर्नेंस, जैसे हमने इंट्रोडक्शन के एंड में बात करी थी, 73rd और 74th अमेंडमेंट से. 73rd से पंचायत और 74th से अर्बन लोकल बॉडीज, प्रोमोटिंग द डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. ऑलराइट. तो ये एसेंशियल कुछ फीचर्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डिविजन ऑफ पावर्स, constitutional supremacy, independent judiciary, and finally the decentralized structure. ठीक है. जब आप इन चीज़ों को लिख देंगे, essential features of the Indian फेडरलिज्म को, तो आपका एक बेस तैयार हो जाएगा
टू देन गो इनटू मोर डेप्थ। ठीक है, इसमें दो और पॉइंट्स रह रहे थे, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, ठीक है, बट इंटरडिपेंडेंस इज एविडेंट। ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन, प्लानिंग कमीशंस की मैकेनिज्म, नीति आयोग का रूल क्या है, इसको भी आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को भी आप और खुल के बता सकते हैं। फाइनली फिर अमेंडेबल है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एब्रिगेट नहीं किया जा सकता केशवानंद भारती में जिस तरह से बताया गया था। फाइनली इट इज़ नॉट स्टैटिक बट इवॉल्विंग, continuously balancing centralization with decentralization and autonomy with accountability। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं तो एक पेज का इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे। ठीक है, 1 से 1.5 पेज का आपका जो है अगला पार्ट आ जाएगा, जो है एसेंशियल फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। उसके बाद आप जो है इसको बाइफरकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसकी यूनिटरी फीचर्स के को जो है इलेबोरेट कर सकते हैं, फिर इसके जो स्टेट की पावर्स हैं उसको इलेबोरेट कर सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं टू रीच अ कंक्लूजन वेदर इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट और अ फेडरल स्टेट। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। अभी हमने फेडरल जो है फेडरलिज्म के एसेंशियल फीचर्स देखे, अब हम यूनिटरी फीचर्स देखेंगे। ठीक है, यूनिटरी फीचर्स ऐसे कौन से हैं जो हमारी आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट फेडरलिज्म। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट प्रो फेडरलिज्म हमने पढ़ लिया, अब इसके खिलाफ जो बातें जाती हैं हमारे देश में, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल एंड स्टेट, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगती है तो यूनियन विल एज्यूम द कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। जब कोई हंग असेंबली होती है, जब कोई किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो यूनियन विल एज्यूम द कंट्रोल ओवर द स्टेट, ओवर ड्यूरिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, टेम्परेरली सस्पेंडिंग फेडरल डिविजन्स। इसके बाद पार्लियामेंट ऑल्सो पोजेसेस द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स इन नेशनल इंटरेस्ट। ये बड़ा की वर्ड है, नेशनल इंटरेस्ट। जब भी नेशनल इंटरेस्ट में बात आती है तो पार्लियामेंट कोई भी जो है कानून बना सकते हैं जो सुपरसीड कर जाते हैं स्टेट के कानून को। ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट फर्दरिंग द स्टेट ऑटोनॉमी। तो हमें देखने को मिल रहा है किस तरह से यूनियन के पास पावर बढ़ जाती है ऐसी सिनेरियोज में, इमरजेंसी प्रोविजन हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को मानना हो, या नेशनल सिक्योरिटी की बात हो। ठीक है, फिर अगेन टू ऑल्टर द स्टेट बाउंड्रीज एंड नेम्स री इन्फोर्सिंग द इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 3 में जो पावर है वो भी दिखाते किस तरह से यूनियन के पास ज़्यादा पावर है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, यूएसए की तरह नहीं है। यूएसए में जो है डुअल सिटीजनशिप मॉडल होता है, जैसे अगर कोई टेक्सास में रहता है तो उसके पास टेक्सास की सिटीजनशिप और फेडरल सिटीजनशिप है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज है, राइट, जो सेंटर को स्मूथली अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए इंश्योर करती है। फाइनली द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर सर्व्स एज अनदर चैनल फॉर द सेंट्रल इंटरवेंशन। ठीक है, पार्लियामेंट पावर टू ओवरराइड स्टेट लेजिस्लेशन ऑन कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, आर्टिकल 254 में जैसा होता है, एंड द इनैक्टमेंट फॉर न्यू स्टेट्स और रीऑर्गेनाइजेशन इन नेशनल इंटरेस्ट एसेंचुएट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेफरेंस फॉर यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक आर्ग्यूमेंट जो हमने अभी तक बिल्ड करी थी फेडरलिज्म के फेवर में, ठीक है, किस तरह से हमने उसे पॉइंट बाय पॉइंट कॉन्ट्रास्ट किया है यूनिटरी फीचर्स के आर्ग्यूमेंट के साथ। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिस तरह से आप जो है अपने रीजंड कंक्लूजन की तरफ पहुंच सकते हो। ठीक है, अगर आप सिंपली लिख देते हैं एग्जाम में कि ये फेडरल फीचर्स हैं और फिर आप कंक्लूजन लिख देते हैं तो एग्जामिनर कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे हैं क्वाज़ी फेडरल है लेकिन आप आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक तरफ की दे रहे हैं। तो इट्स एसेंशियल कि आप उसे कॉन्ट्रास्ट करें यूनियन के फीचर्स के साथ भी, जो आपको लगता है कि क्वाज़ी फेडरल का जो आपका डिसीजन है या आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे शेप हुआ है वो बताने में आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। फाइनली की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर आते हैं। अगेन सबसे जो हार्ट है हमारे एग्जाम्स का, हमारे आंसर शीट्स का, वो यही होता है कि हम लॉ को कितना जो है अच्छे से वहाँ एग्जाम में लिख पाते हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 ही जो है जो कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स।
ठीक है, दिस सॉलिडिफाइज द इंडिस्ट्रक्टिबल एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स एंड अंडर द सेंट्रल अथॉरिटी बारिंग द राइट टू सेसेशन। ठीक है, कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकती है खुद से। क्यों? क्योंकि इंडिया इज एन अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर एसेंशियल फेडरल मैकेनिज्म कम्स अलाइव इन दी 245 एंड 256। ठीक है, अब ये समझते हैं क्या है। 245 states that parliament may make laws for whole or any part of India and state for their respective states। ठीक है, while it conclusively determines which subject falls in which। ठीक है, it needs to be read with seventh schedule। ठीक है, as per the seventh schedule। However, the Article 254, which talks of the repugnancy doctrine। repugnancy का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक दो चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनमें से कोई एक रिपग्नेंट हो जाएगी या यूज में नहीं रहेगी। ठीक है, हम किसी दूसरी चीज़ को उसके ऊपर प्रेफरेंस दे दें, तो वही है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों किसी सब्जेक्ट पे लॉ बना रहे हैं, ठीक है, कोई कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट आ रहे हैं, दोनों उस पर लॉ बना रहे हैं, तो सेंटर का लॉ जो है प्रिवेल करेगा इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अनलेस प्रेसिडेंट असेंट्स टू द स्टेट लॉ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम आते हैं अगेन इमरजेंसी वाले प्रोविजंस पे, 352, 356, 360 में, जो कि दिखाते हैं किस तरह से इमरजेंसी में जो है स्टेट की पावर और ज़्यादा छीन ली जाती है। फिर आर्टिकल 301 से 305, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, ये शायद आपने पहले ना सुने हो। ठीक है, इसके ऊपर भी अलग से एक सवाल आएगा, वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। जो इकोनॉमिक अंडरपिनिंग है फेडरलिज्म की, ठीक है, जो है इकोनॉमिक्स इज द रियलिटी। ठीक है, जब हम पावर की बात करते हैं, हार्ड पावर की बात करते हैं, तो विदाउट इकोनॉमिक्स वी कैन नॉट टॉक पॉलिटिक्स। तो उसी तरह से हमें समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी ये भली बात ही समझता है। तो फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो है दो कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट्स को पावर दे रखी है इसको रेगुलेट करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में, या प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज के लिए भी। ठीक है, तो आप इन पॉइंट से समझ पा रहे हो किस तरह से आप इल्यूसिडेट कर सकते हो की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑलवेज मेक श्योर कि आप सब कुछ एक ही जगह नहीं लिख दे रहे, आप प्रॉपर उसको स्पेस दे रहे हैं, प्रॉपर उसको जो है पैराग्राफिंग कर रहे हैं, प्रॉपर प्रॉपर हेडिंग्स के अंदर उन्हें लिख रहे हैं, राइट। हो सकता है इस लेक्चर में आपको लग रहा हो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, पर जब आप एग्जाम में जाएंगे यू विल फाइंड कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो आपको आपके जहन में रहनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब इस लेक्चर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है केस लॉज डिस्कशन। ठीक है, तो कुछ केस लॉज हम पढ़ेंगे। राम जावेद कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। फिर हम पढ़ रहे होंगे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली दिए हुए हैं। फिर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। और फिर एस आर बोमई, जो जिस पे आप देख रहे थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जिसके ऊपर डायरेक्टली आए हुए थे। ठीक है, फिर कुछ सिग्निफिकेंट केसेस को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और फाइनली हम जो है डॉक्ट्रिन्स को ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब केस लॉस की तरफ आके। परफेक्ट, राम जावेद कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, 1955 का ये केस है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से, पिटिशनर्स चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर्स पास बाय द पंजाब गवर्नमेंट। तो तब की जो पंजाब गवर्नमेंट थी, उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट मतलब, ठीक है, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। अब ऑर्डर गवर्नमेंट पास करती है तो वो किस तरह का ऑर्डर होता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, दे passed an order instructing the seizure of books from private publishers, alleging violation of their rights and arbitrary use of executive power। ठीक है, अब इस केस में हुआ क्या है बेसिकली, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जो जितनी भी बुक्स है, जितनी भी प्रेस्क्राइब बुक्स हैं, वो अब स्टेट की तरफ से आएंगी। ठीक है, सरकारी एजेंसीज होंगी वही बुक छापेंगी। तो ये प्राइवेट पब्लिशर्स राम जावेद कपूर इस बात से एग्रीड होकर कोर्ट जाते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि आप ये कर नहीं सकते, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स कन्फर्ड टू यू। तो फिर दो सवाल उठते हैं की क्वेश्चंस जो यहाँ पे इश्यूज बनते हैं कि एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है भी कि वो अपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बाहर जाके और लेजिस्लेशन के बराबर कोई डिसीजन दे पाए। तो पहली बात तो ये थी कि एग्जीक्यूटिव ये कर सकता है या स्टेट असेंबली को ही ये कानून लाके करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन है ये सामने आया, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर
between the एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें डिसीजन कुछ इस प्रकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा क्रिटिक किया इसमें, और कमेंट किया कि किस तरह से यूएस की तरह सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर नहीं है, इंस्टेड यहाँ पे क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और वेदर एग्जीक्यूटिव कैन एक्सरसाइज पावर कंसिस्टेंट विद द लॉज बाय लेजिस्लेचर एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है कि हैज़ नॉट इंडीड रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी यूज करी सुप्रीम कोर्ट ने। बट द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स और ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन sufficiently differentiated. It clarified that the executive derives its powers from the constitution but is subject to legislation. Federal structure is not absolute and the overlap is permissible so long as consistent with the statutory and constitutional authority. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस केस में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं फेडरलिज्म के पहले केस की तरह। अब जितने भी रिमेनिंग केसेस बचे हैं, ठीक है, वो हम करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू।